वेलकम फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय बेसिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैश कोर्स ऑफ द इंजीनियरिंग विंग जेईई मेंस। और आज का सिलेबस, पहले दिन का सिलेबस है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज वो है अबाउट एरर एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द टॉपिक हियर इज एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो डील करता है विद द मेजरमेंट ऑफ एरर्स। एरर मेजरमेंट, हम एरर को कैसे मेजर करते हैं। एरर मेजरमेंट में सबसे पहली एरर जो हम पढ़ेंगे वो है एब्सोल्यूट एरर। ध्यान दीजिएगा कि हम एब्सोल्यूट एरर कैसे मेजर करते हैं। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बार नहीं की जाती, उसे रिपीटेडली किया जाता है। चाहे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करके बार बार मेजर करते हैं या हम मेजरिंग मेथड्स को चेंज करके फिर मेजरमेंट करते हैं, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, एक ही मेजरमेंट को हम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से मेजर करते हैं। तो हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस मान लेते हैं या n मेजरमेंट्स आ गई हैं, x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टिल xn। हमने n रेपिटेशंस किए और ये हमारे पास मेजरमेंट्स आई हैं ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। चाहे हम कुछ मास मेजर कर रहे थे या हम कोई लेंथ मेजर कर रहे थे, तो ये मैच नहीं किया आपस में, ये अलग अलग वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब इन सभी वैल्यूज में कुछ ना कुछ एरर है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि इन सब में कुछ ना कुछ एरर है, तो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट भी होनी चाहिए इसी फिजिकल क्वांटिटी की जो सही हो। तो जो सही वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? हम इन सभी मेजर्ड वैल्यूज को, ये जो n ऑब्जर्वेशंस हैं, दीज आर ऑल मेजर्ड वैल्यूज, इन मेजर्ड वैल्यूज का हम लेते हैं अरिथमेटिक मीन। दीज आर मेजर्ड वैल्यूज। So what we do is that we take the mean of the measured values. Mean of the measured values. जब आप लेते हैं mean of the measured values, ये आपके पास आता है x1 plus x2 plus x3 plus so on up till xn total divided by n। तो this mean of measured values is what we treat as the true value या correct value। इसको हम सही वैल्यू मानते हैं और फिर हम इंडिविजुअल एरर्स कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? द एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट डेल्टा x1, जो हमने x1 मेजरमेंट की थी, इसमें जो एरर आएगी दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मीन मेजर्ड वैल्यू माइनस x1। इसी तरह से आप डेल्टा x2 कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा x2 आपके पास आएगी मीन मेजर्ड वैल्यू माइनस x2 और इस वैल्यू का मॉडुलस। इसी तरह से डेल्टा x3 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा मीन मेजर्ड वैल्यू माइनस x3 और इसका मॉडुलस। एंड सो ऑन यू गो ऑन कैलकुलेटिंग, तो आपके पास डेल्टा xn की वैल्यू आएगी मीन मेजर्ड वैल्यू माइनस xn और इसका मॉडुलस। फाइनली जब आप वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं कि आपके पास मेजर्ड वैल्यू क्या आई है, फाइनल रिपोर्टेड वैल्यू कि आपने क्या मेजरमेंट किया, वो आपके पास आती है x बार प्लस माइनस डेल्टा x मीन। अब ये डेल्टा x मीन क्या है? ध्यान दीजिएगा, डेल्टा x1, डेल्टा x2 ये सब एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन दी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स और ये सभी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव आएंगी क्योंकि आपने मॉडुलस ले रखा है। अब जब आप डेल्टा x मीन कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा x मीन आपके पास आएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस सो ऑन अप टिल डेल्टा xn टोटल डिवाइडेड बाय n।
जो हमने पहले ये कैलकुलेट किया था, दीज ऑल वर एब्सोल्यूट एरर्स। और जो डेल्टा एक्स मीन हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो इस तरह से जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम एरर्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एक और तरह की एरर होती है जो हमसे पूछी जाती है, एंड व्हाट इज दैट एरर? ध्यान दीजिएगा, सेकंड एरर होती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बाय डेफिनेशन is absolute error divided by the mean measured value। तो इंडिविजुअल एरर जो हमारे पास आई हैं, इन सब में आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स वन को अगर आप मीन मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिलेटिव एरर आएगी इन द फर्स्ट मेजरमेंट। इस तरह से डेल्टा एक्स टू को एक्स बार से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास रिलेटिव एरर आएगी इन द सेकंड मेजरमेंट एंड सो ऑन। तो रिलेटिव एरर इज सिंपली the absolute error divided by the mean measured value, जिसे हम ट्रू वैल्यू या सही वैल्यू ट्रीट करते हैं। थर्ड इज द परसेंटेज एरर। अब ये परसेंटेज एरर क्या होती है? जब आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आती है परसेंटेज एरर। इसी तरह से आपके पास एक एरर होती है जिसे आप कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब ये लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? लीस्ट काउंट एरर जो होती है ये लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बराबर होती है। और लीस्ट काउंट जो इंस्ट्रूमेंट का होता है वो होता है मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम possible measurement that an instrument can make। किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जब आप कोई मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक स्केल है और स्केल बहुत सारी डिविजन्स पड़ी हुई हैं इस तरह से, और आपने इस डिवीजन को चूज किया है। इस डिवीजन पे आपकी मेजरमेंट आ रही है 2.5 सेंटीमीटर से स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने जब यहाँ पे ये पॉइंट मार्क किया 2.5 सेंटीमीटर का, तो असल में जो मेजरमेंट आप कर रहे थे वो शायद 2.4 हो, एक डिवीजन पीछे हो, या इसी तरह से 2.6 हो, एक डिवीजन आगे हो। तो वी गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट कि आपने जो मेजरमेंट की है वो 2.5 सेंटीमीटर के मेजरमेंट में आपने शायद इसके लीस्ट काउंट यानी 0.1 सेंटीमीटर का एरर किया होगा। तो दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट दिस डिवाइस, दिस पर्टिकुलर स्केल could have made, and since you measured 2.5 centimeters, a benefit of doubt of 0.1 centimeter given as least count error is taken with the measurement itself। Alright friends, तो ये थी different types of measurements based on the error। अब इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ मेजरमेंट्स दे रखी हैं ऑफ लेंथ, और ये मेजरमेंट्स हैं आपके पास से 1.5 सेंटीमीटर, 1.48 सेंटीमीटर, 1.52 सेंटीमीटर, 1.46 सेंटीमीटर एंड 1.54 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 5 मेजरमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि आपको इन वैल्यूज की एक तो निकालनी है मीन मेजर्ड वैल्यू, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा आपको इस केस में निकालनी है मीन रिलेटिव एरर। मीन रिलेटिव एरर मीन्स आपको डेल्टा एक्स मीन को एक्स बार से डिवाइड करना है और ये दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप इस डेटा से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप एक्स बार यानी मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन सब की। तो जब आप मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपके पास इसकी मीन वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स, दैट इज सम ऑफ ऑल दिस एक्स वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। तो
तो जब आप सम करेंगे 1.5 प्लस 1.48 प्लस 1.52 प्लस 1.46 प्लस 1.54, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और आप इसको डिवाइड करेंगे विद 5 बिकॉज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास आ जाता है 1.50 सेंटीमीटर। तो दिस इज एक्स बार वैल्यू। अब अगर आप इंडिविजुअल वैल्यूज में एरर देखें तो डेल्टा x1 आपके पास आएगी x बार माइनस x1। तो जो पहली एरर आपके पास आएगी फॉलोइंग दिस, ये आपके पास आएगी 1.50 माइनस 1.50, देखिए, और आप इसका मॉडुलस लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0। तो पहली मेजरमेंट में आपके पास कोई भी एरर, एब्सोल्यूट एरर नहीं आई। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास आएगी x बार माइनस x2, ये आपके पास आ जाएगी 1.50 माइनस 1.48। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ रही है 0.02। नेक्स्ट डेल्टा x3 जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आएगी x बार माइनस x3, इसका मॉडुलस, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.50 माइनस 1.52 और इसका मॉडुलस, तो ये आपके पास आ रहा है 0.02। इसी तरह से डेल्टा x4 जब आप कैलकुलेट करते हैं आपके पास आता है x बार माइनस x4 और ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आएगा 1.50 माइनस 1.46, देखिए यहाँ पे 1.46 था, तो ये आपके पास आता है 0.04। एंड देन यू हैव डेल्टा x5, ये आपके पास आता है x बार माइनस x5। तो जब आप फिफ्थ मेजरमेंट में यही डेविएशन लेते हैं तो आपके पास आता है माइनस 1.54, इसका मॉडुलस, तो ये आपके पास फिर आ जाता है 0.04। ध्यान दीजिएगा ये सभी एरर्स आपके पास पॉजिटिव में आई हैं। अब आप कैलकुलेट करें डेल्टा x मीन, तो डेल्टा x मीन यहाँ से आपके पास कितनी आती है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, दैट इज 0 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.04 और इस सारे को आप डिवाइड कर देंगे बाय 5, टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ 5, तो आपके पास जब आप सम करते हैं 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.04, ये आपके पास आता है 0.12 डिवाइडेड बाय 5, और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आता है 0.024, राइट। So this in centimeter is the mean absolute error। और मीन रिलेटिव एरर के लिए आप क्या करेंगे, आप डेल्टा x मीन को डिवाइड कर देंगे। मीन रिलेटिव एरर के लिए आपने डेल्टा x मीन को डिवाइड कर दिया x बार से, तो ये आपके पास आता है इक्वल टू 0.024 डिवाइडेड बाय, एंड व्हाट इज द x बार वैल्यू, x बार वैल्यू हियर इज 1.5, राइट। तो जब आप इसे सॉल्व कर दें तो ये आपके पास आता है 0.016। सो दिस इज द रिलेटिव एरर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपको पेपर में भी मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली उसमें मेजरमेंट्स कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं उस केस में। इसके बाद हम मूव करते हैं टू द कंसेप्ट ऑफ कॉज बेस्ड एरर्स। पहले हमने ये पढ़ा कि जो एरर जो होती है बेस्ड ऑन मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, एरर मेजरमेंट की। सेकंड इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो डील करता है विद कॉज बेस्ड एरर्स, क्योंकि इसके बेसिस पे भी आपको एक आध एमसीक्यू मिल जाएगा। कॉज बेस्ड एरर में आपको याद रखना है कि एरर जब होती है तो एरर का या तो कॉज जो होता है वो हमें पता होता है ना, एरर इसका कॉज या तो नोन होता है या ये जो कॉज होता है ये अननोन होता है। अगर एरर का कॉज हमें नोन होता है तो हम उस एरर को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होती है, ये सिस्टमेटिक एरर तीन वजहों से हो सकती है।
या तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था वो फॉल्टी था, तो इट कुड बी इंस्ट्रूमेंटल एरर, या हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में गड़बड़ थी, तो इट कुड बी एक्सपेरिमेंटल एरर, या हमने ध्यान ही नहीं दिया एक्सपेरिमेंट करते वक्त, इट वाज अ पर्सनल एरर और ग्रॉस एरर। और इन तीनों रीजंस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस वजह से सिस्टमेटिक एरर जो होती है इट कैन बी रिमूव्ड, बिकॉज ये कॉज बेस्ड एरर है। दिस कैन बी रिमूव्ड, वी कैन रिमूव ऑल दीज थ्री काइंड्स ऑफ एरर्स। बट ये रिमूव करने के बाद भी व्हाट वी सी इज कि हम जब मेजरमेंट्स करते हैं तो हमारी मेजरमेंट्स कोइंसाइड नहीं करती हैं, तो हमारे पास कुछ अननोन कॉजेज भी होते हैं एरर के। व्हेन द कॉज इज अननोन, the error is said to be random error। रैंडम एरर का हमें कॉज ही नहीं पता, तो जब हमें रैंडम एरर का कॉज नहीं पता तो हम रैंडम एरर जो होती है इसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, क्योंकि हमें इसका प्रिसाइज कॉज नहीं पता होता। तो फिर इसको एरर को कम कैसे किया जाए? हाउ कैन इट बी मिनिमाइज्ड? इट स्टिल कैन बी मिनिमाइज्ड, ध्यान में रखिएगा, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। And how it can be minimized? It can be minimized by increasing the number of observations। जो number of observations होती हैं उनको जब आप increase कर देते हैं तो random error जो होती है वो अपने आप minimize हो जाती है। तो we say that the random error is inversely proportional to the number of observations। अब इसके बेसिस पे आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि रैंडम एरर 1 डिवाइडेड बाय रैंडम एरर 2 इक्वल्स n2 डिवाइडेड बाय n1। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रिपीटेडली आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आते हैं कि आपने n मेजरमेंट्स की और आपके पास रैंडम एरर आई अल्फा। दिस वाज द मेजरमेंट्स, n इज द मेजरमेंट्स एंड अल्फा इज द एरर। जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 3 टाइम्स कर देते हैं तो रैंडम एरर आपके पास कितनी होगी? तो अंडरस्टूड है कि सिंस रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने 3 टाइम्स कर दी हैं तो रैंडम एरर आपके पास हो जाती है अल्फा बाय 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन कॉज। सो यू शुड नो विच एरर कैन बी रिमूव्ड एंड विच एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड बट कैन बी मिनिमाइज्ड। मूविंग टू नेक्स्ट इज व्हाट वी कॉल एज the propagation of error। Now we move to the concept that is called propagation of error। propagation of error में सबसे पहली बात जो हम समझेंगे वो है about addition। कि जब addition होती है या subtraction होती है दो फिजिकल क्वांटिटीज में जिनमें एरर है, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आता है उसमें एरर कैसे प्रोपेगेट करती है। तो अगर z हमें दे रखा है x प्लस माइनस वाई, इधर इट इज सम और अ डिफरेंस, तो फाइनली z में जो एब्सोल्यूट एरर आती है दैट इज सिंपली गिवन बाय द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन x एंड द एब्सोल्यूट एरर इन y। ध्यान दीजिए कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। इसी तरह से सेकंड केस जो हम पढ़ेंगे वो डील करेगा विद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर हमें दे रखा हो z जो है वो x मल्टीप्लाइड बाय y से ऑब्टेन्ड होता है, या z जो है वो x डिवाइडेड बाय y से ऑब्टेन होता है, तो इस सिनेरियो में हमारे पास दोनों केसेस में हमारे पास जो डेल्टा z अपॉन z है दैट मीन्स द रिलेटिव एरर इन z, दिस इज z, द रिलेटिव एरर इन z, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन x प्लस द रिलेटिव एरर इन y। तो ये रिलेटिव एरर्स के सम से हम ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह से थर्ड मूव करते हैं। थर्ड है केस ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का केस क्या होता है कि अगर हमें दे रखा है z जो है दिस इज गिवन एज इक्वल टू और
से x दी पावर a, तो ये z जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया है ऑफ x दी पावर a। तो अगर आप देखें यहाँ पे डेल्टा z बाई जेड, जो रिलेटिव एरर इन z आता है, ये आ जाता है a टाइम्स डेल्टा x बाई x। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो 3 केसेस हमने किए। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन दी होगी तो आप सीधे एरर्स को ऐड कर देंगे इन x एंड y। जब आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दे रखी होगी तो आप रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देंगे, तो आपके पास फाइनल रिलेटिव एरर आ जाएगी। और जब आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यूज दे रखी होंगी तो आप जो पावर होती है उसको सामने ले आएंगे रिलेटिव एरर के। तो ये आपको याद रखना है 3 केसेस में। चौथा केस है अगर हमें कुछ ऐसा दे रखा हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, either we are given multiplication or division of exponents, that means we may be given z is x the power a into y the power b, or we may be given z is x the power a upon y the power b। चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, आप जब फाइनल रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं z में, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच, ये आपके पास आती है a डेल्टा x बाई x प्लस b डेल्टा y बाई y। सो दिस इज द एक्सप्रेशन जो हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर इन z इन बोथ द केसेस। अब ध्यान दीजिएगा, हमने ये 4 फॉर्मूले किए हैं और इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं कि ये कैसे यूज किए जाते हैं कंपटीशन में। सबसे पहले तो एडिशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। हमें मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल दे रखा है और इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ दे रखी है और कुछ ब्रेड्थ दे रखी है। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो है 1.02 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ जो है वो है 0.50 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे रखी है। व्हाट वी कुड बी आस्क्ड इन दिस कि इसका पेरीमीटर कितना है, और जब वो पेरीमीटर लिखेगा तो वो पेरीमीटर को एरर के साथ लिखेगा। सेकंड, वी कुड बी आस्क्ड व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द पेरीमीटर। थर्ड, वी कुड बी आस्क्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, ये भी एरर के साथ पूछ सकता है। एंड वी कुड ऑल्सो बी आस्क्ड व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द एरिया। Alright, so these are the questions which could be asked in this case। तो ध्यान दीजिएगा कि पेरीमीटर का इन जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। राइट, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आप यहां पे देखें तो लेंथ भी 2 बार ऐड होगी और ब्रेड्थ भी 2 बार ऐड होगी पेरीमीटर के फॉर्मूले में, क्योंकि ये सम का फॉर्मूला है। तो सम के केस में जो एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं वो सीधे ऐड होती हैं, डेल्टा x प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा z। तो इसलिए जो एब्सोल्यूट एरर इन पेरीमीटर आपके पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ प्लस एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ। राइट, सिंपली आपने सम का फॉर्मूला यूज कर लिया कि एब्सोल्यूट एरर इन पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ एंड एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ। अब ये आप वैल्यूज यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास वैल्यूज फिल करने में आता है 2 इंटू, देखिए डेल्टा एल कैसे निकालेंगे आप। इस केस में इस इंस्ट्रूमेंट जिसने मेजर की है लेंथ, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 1.02 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर रखी है, तो ये डेफिनेटली इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर कोई भी एरर आपको नहीं दे रखी तो जो एरर आप कंसिडर करेंगे वो है लीस्ट काउंट एरर। तो ध्यान दीजिएगा 1.02 सेंटीमीटर में आप लिखेंगे साथ में यहाँ आएगा 0.01, ये आ गई है आपके पास लीस्ट काउंट एरर इन लेंथ। प्लस इसी तरह से ब्रेड्थ में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 0.50 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस दे रखे हैं, तो इसका भी लीस्ट काउंट है 0.01। तो सॉल्विंग दिस यू विल एंड अप गेटिंग व्हाट, यू विल एंड अप गेटिंग 2 इंटू 0.02, दैट मीन्स द फाइनल एरर इज 0.04। यहाँ पे आप वैल्यूज फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पास पेरीमीटर में आएगा 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है वो है 1.02 प्लस ब्रेड्थ दे रखी है 0.50। तो जो आप इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे पास कितना आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 1.52। तो सॉल्व करने पे आपके पास आता है
3.04. So this is the perimeter and this much is the error in perimeter. So finally we can report the perimeter plus minus delta P as 3.04 plus minus 0.04 सेंटीमीटर. दिस इज द फाइनल मेजरमेंट दैट वी कैन रिपोर्ट. तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखी होंगी, आपको ये ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी. इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर में. द एरर इन पेरीमीटर इज 0.04. डिवाइड कर देंगे आप इसे विद 3.04. तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही है. दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.013. So this is the relative error that we will end up calculating in the perimeter. अब इसी तरह से उसने एरिया हमसे पूछा है. तो एरिया के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे. एरिया में दे रखा होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर द रेक्टेंगल. अब अगर आप यहाँ से रिलेटिव एरर कैलकुलेट करें इन एरिया, तो रिलेटिव एरर आपके पास आ जाएगी रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस द रिलेटिव एरर इन breadth. All right, so from there we can find out कि what is the error in the area delta A. ये कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले तो let's fill the values of the relative errors here. Relative error in length कैसे आएगी आपके पास. ये आएगी 0.01. the least count error here divided by 1.02 plus breadth में आपको relative error कैलकुलेट करनी है, वो भी आएगी 0.01 divided by 0.50. और आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आपके पास आता है 0.0098. और जो दूसरी टर्म है जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है प्लस 0.02. तो फाइनली ये आपके पास आ जाती है रिलेटिव एरर 0.0298. राइट. So this is the relative error in case of what we call as the area. अब हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे. लेंथ इनटू ब्रेड्थ दे रखा है तो आपके पास आ गया 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.50. तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं आपके पास आता है 0.51 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे फिल कर दें एरिया की, तो आपके पास डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 0.51 ये आता है आपके पास 0.0298. तो आप रीअरेंज करके डेल्टा ए कैलकुलेट कर सकते हैं. वो आपके पास आएगा 0.0298 मल्टीप्लाइड बाय 0.51. तो जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं ये आपके पास आता है 0.0152 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसे मल्टीप्लाई करें आपके पास ये वैल्यू आएगी. तो यहाँ से वी हैव फाउंड आउट दी एब्सोल्यूट एरर इन एरिया एज वेल एज दी रिलेटिव एरर इन एरिया. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं. राइट. ये अभी हमने डिस्कस किया है बेस्ड ऑन दी फर्स्ट एंड दी सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ एरर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन. एक केस डिवीजन का भी कर लेते हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूब दे रखा है और इस क्यूब में हमें लेंथ दे रखी है इस क्यूब की, एंड से दैट लेंथ इज 1.50 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ गिवन टू अस. और ये जो क्यूब है इसका मास जो है दैट इज गिवन टू अस as 5.00 gram. This is the mass of this cube given to us, and what we are asked is कि what is the error in the measurement of its density. This is the question which is asked. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो इस क्वेश्चन में हमें मास भी दे रखा है और वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज क्यूब के लिए वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी L क्यूब. सो यू कैन सिंपली राइट डाउन M अपॉन L क्यूब. सो दिस इज द केस ऑफ डिवीजन. नाउ
तो अगर आप यहाँ पे देखें डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर आपके पास आती है डेल्टा रो बाय रो, या आपके पास आ जाएगी डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। तो हमें जो दो वैल्यूज दी थी उसी को हमने यूज किया। देखिए चाहे डिवीजन हो एक्सपोनेंट्स का तो उस केस में भी आपको प्लस ही यूज करना होता है। तो यहाँ पे डिवीजन था एक्सपोनेंट का, यानी आपको एल क्यूब दे रखा था डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा। आप अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर सकते हैं। वैल्यूज कितनी आएंगी आपके पास, देखिए डेल्टा एम, इसमें लीस्ट काउंट एरर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.01 और आप इसे डिवाइड करेंगे विद 5.00 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल। देखिए तो डेल्टा एल जो है वो आपके पास यहाँ पे भी लीस्ट काउंट कितना आ रहा है 0.01, तो ये आपके पास आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1.50 और यू विल सॉल्व दिस। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो पहली टर्म को सॉल्व करके आपके पास आता है 0.002 और सेकेंड टर्म को सॉल्व करके आपके पास आता है 0.02। तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा 0.022। सो दिस इज द रिलेटिव एरर इन डेंसिटी दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब हमें तो पूछा गया था एब्सोल्यूट एरर कितनी है, तो हमें डेंसिटी की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस फॉर्मूले में डेंसिटी फिल करनी है। तो यहाँ डेंसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। आपके पास आएगा मास 5 डिवाइडेड बाय 1.5 और इसका क्यूब, तो ये आपके पास फाइनली आ जाएगा 1.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको उठा के वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दें। डेल्टा रो डिवाइडेड बाय 1.48, आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0.022। आप इसे ऊपर मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा रो फाइनली दी एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी आपके पास आ जाएगी 1.48 मल्टीप्लाइड बाय 0.022। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 0.0325। सो दिस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी दी एरर, एब्सोल्यूट एरर इन दी डेंसिटी। ऑलराइट, तो इस तरह से क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए किस तरह के मॉडिफाइड क्वेश्चंस और भी आपके पास आ सकते हैं। बजाय इसके क्यूब के यू कुड हैव बीन गिवन अ सिलेंडर। अगर आपको कोई सिलेंडर दिया हो तो सिलेंडर में हमें इसका सरफेस एरिया पता है। इसका सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr_l कर्व्ड सरफेस एरिया। आई एम टॉकिंग ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर आपसे एरर पूछें डेल्टा एस बाय एस, तो ये आपके पास सिंपली आएगी डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। इसी तरह से इसका अगर वॉल्यूम पूछें तो इसका वॉल्यूम आपके पास कितना आता है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय पाई r²l वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बेस। तो यहाँ पे और लेंथ इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, l इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम में अगर आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे डेल्टा v बाय v, तो ये आपके पास आएगी 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l। तो इस तरह से यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट इज आस्क्ड बेस्ड ऑन द फॉर्मूले दैट यू आर गिवन। यू शुड बी एबल टू अप्लाई द प्रोपिगेशन ऑफ एरर। अब इस तरह से आप स्फीयर देख सकते हैं। स्फीयर का मास m है और उसका अगर रेडियस r दे रखा है, तो इस केस में इसका सरफेस एरिया जो है दैट इज गिवन बाय सरफेस एरिया इज गिवन बाय 4πr²। तो द रिलेटिव एरर इन द सरफेस एरिया ये आपके पास आएगी 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन रेडियस। इस तरह से इसका वॉल्यूम दिया होता है 4/3πr³। ध्यान रखिएगा कि जब आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं ये फैक्टर जो सामने दिया होता है इसमें कोई एरर नहीं होती, इसकी एरर 0 लेते हैं आप, कांस्टेंट की एरर 0 होती है। तो डेल्टा v/v ये आपके पास आएगी 3 टाइम्स डेल्टा r/r। तो इसके बेसिस पे स्फीयर के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कई बुक्स में दिया हुआ है कि जो सरफेस एरिया है इसमें परसेंटेज एरर आपको दे रखी है। वो द परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया से इज 4%। and we are asked what is the percentage error in volume what is the percentage error, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सरफेस एरिया की जो परसेंटेज एरर होती है दैट इज डेल्टा s बाय s इंटू 100। तो ये आपके पास आती है 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r इंटू 100।
तो यहाँ से आप परसेंटेज एरर इन रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपको 4% दे रखी है। ऑलराइट, सो दिस इज गिवन टू अस 4%। तो यहाँ से आप डेल्टा आर बाय आर अगर आप निकालेंगे इंटू 100 द परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो ये आपके पास ये 2 यहाँ चला जाएगा, 4/2 आपके पास बचेगा 2%। यहाँ से आप वॉल्यूम में परसेंटेज एरर सीधे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 आपके पास आएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, और डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 हमने फाइंड कर लिया है 2%, तो ये आपके पास आएगा 3 इंटू 2%, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6%। ऐसे भी क्वेश्चन हैं जब आपको रिलेटिव एरर जो हैं वो रेडियस में दे रखी है, परसेंटेज एरर रेडियस में दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है अबाउट द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया और द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर के बेसिस पे आपको पूछे जा सकते हैं। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द थर्ड टॉपिक अंडर एरर एनालिसिस एज वेल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक सिंपल सा टॉपिक है द एप्लीकेशन ऑफ एरर एनालिसिस टू इंक्रीज एंड डिक्रीज प्रॉब्लम्स। इंक्रीज और डिक्रीज करने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हमने इसका एनालिसिस करना है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है z, और ये x पे भी डिपेंड कर रही है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और y पे भी डिपेंड कर रही है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है बाय दिस रिलेशन। अब अगर आप x और y को चेंज कर देंगे, इफ x एंड y दे आर चेंज्ड, तो z भी जो है वो एज अ कॉन्सिक्वेंस चेंज हो जाएगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि z में एरर आ जाएगी, आप x को चेंज करेंगे तो z भी चेंज हो जाएगा। तो इन कंडीशंस में जो रिलेटिव चेंज इन z आता है, मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव चेंज इन z, इसका फॉर्मूला भी डेल्टा z बाय z ही होता है, चेंज इन z डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल z वैल्यू। तो आप एरर एनालिसिस का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं, आपके पास आएगा a टाइम्स डेल्टा x बाय x प्लस b टाइम्स डेल्टा y बाय y। ऑलराइट, तो यहां से अगर आपको परसेंटेज चेंज पूछा जाए डेल्टा z बाय z इंटू 100, तो आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड पे भी आपको परसेंटेज चेंजेस फिल कर देने हैं। डेल्टा x बाय x इंटू 100 आ जाएगा, तो परसेंटेज चेंज इन x हो गया, एंड b इंटू डेल्टा y बाय y इंटू 100 आ जाएगा, ये आपके पास परसेंटेज चेंज इन y आ जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन दे रखा हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है अब एरर एनालिसिस से। डिवीजन के केस में अगर आपको दे रखा है x दी पावर a डिवाइडेड बाय y दी पावर b, तो एरर एनालिसिस में जब आप रिलेटिव चेंज निकालते थे तो आप माइनस करते थे, बट रिलेटिव एरर निकालते थे तो आप माइनस करते थे, बट रिलेटिव चेंज जब आप कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो आपके पास आएगा a टाइम्स डेल्टा x बाय x माइनस b टाइम्स डेल्टा y बाय y। और इसकी वजह क्या है कि z जो है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर y जो है वो आप इंक्रीज करेंगे तो z ऑटोमेटिकली डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, जब आप y को इंक्रीज करेंगे तो z आपको ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। इस वजह से द रिलेटिव चेंज इन y जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप माइनस साइन डालते हैं फॉर द रिलेटिव चेंज इन y। अब परसेंटेज चेंज के लिए आप दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम एरर एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं, बट इन्हें रिलेटिव चेंज के फॉर्मूलों में भी यूज़ कर लेते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपको डेंसिटी में ही रिलेटिव चेंज पूछा जाए। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है कि देयर इज ए सर्टन से देयर इज अ सर्टन रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है से 2.0 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमें दे रखी है से 1.0 सेंटीमीटर। ऑलराइट, एंड वी आर गिवन कि जो लेंथ है और ब्रेड्थ है इनमें परसेंटेज चेंजेस दे रखी हैं। लेंथ में परसेंटेज चेंज जो है दैट इज डेल्टा l बाई l इंटू 100,
ये वैल्यू हमें दे रखी है कि ये से है अबाउट 1%, और ब्रेड्थ जो है उसमें परसेंटेज चेंज जो है दैट इज डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 जो है ये हमें दे रखी है से 0.5%। तो अब सिंपली जो इसका एरिया है दैट इज गिवन बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसमें परसेंटेज चेंज जो कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये आपके पास सिंपली आएगी परसेंटेज चेंज इन दी लेंथ प्लस द परसेंटेज चेंज इन दी ब्रेड्थ। तो सॉल्व करने पे ये आपके पास आ जाएगा 1% प्लस 0.5%, तो टोटल आपके पास एरिया में परसेंटेज चेंज आ गया 1.5%। सिंपल क्वेश्चन। बट अगर आपको डेंसिटी दे रखी हो कि से देयर इज अ सर्टन स्फीयर, और स्फीयर का से रेडियस जो है दैट इज r, और इसका जो मास है दैट इज m, एंड वी आर गिवन कि जो m है इसमें परसेंटेज चेंज आ गया है 2% का, और रेडियस जो है इसमें परसेंटेज चेंज हमारे पास आ गया है से फर्दर वो भी परसेंटेज चेंज आया है 2% का। एंड वी आर आस्क्ड व्हाट इज दी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज कितना है, दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सॉरी डेंसिटी में परसेंटेज चेंज पूछा गया है, डेंसिटी में परसेंटेज चेंज कितना आया है। तो डेंसिटी का परसेंटेज चेंज आपके पास आएगा डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, और हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मास है आपके पास वो m दे रखा है, वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो जब आप रिलेटिव एरर इन डेंसिटी निकालेंगे, यहाँ से रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी निकालेंगे, तो डेल्टा रो बाई रो आपके पास आएगा डेल्टा m बाई m माइनस 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r। अब यहाँ माइनस साइन लगाया क्योंकि हमने रिलेटिव चेंज कैलकुलेट किया है। ध्यान में रखिएगा दिस वैल्यू हेयर इज रिलेटिव चेंज, दिस वैल्यू हेयर इज नॉट द रिलेटिव एरर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं ये आपके पास कितना आता है, डेल्टा m बाई m जो है वो आपके पास 2% दे रखा है। तो अगर आप 100 से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो डेल्टा m बाई m इंटू 100 वो वैल्यू आपको 2% दे रखी है, यहाँ लिखिए 2%, माइनस 3 इंटू डेल्टा r बाई r भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, और उसकी वैल्यू भी आपको 2% दे रखी है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2%। तो फाइनली आपके पास 2 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, 2 माइनस 6 इज माइनस 4%। That means the density changes by minus 4%. This is the percentage change in density. This is important क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रहा है ड्यू टू दी relative change factor. तो जब relative change डिवीजन में आप देखते हैं वहाँ पे आपको माइनस साइन यूज करना है। फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं m से और डिवाइड कर देते हैं m से, एक और फॉर्मूला आपके पास बन जाता है हाफ। देखिए न्यूमरेटर में आपके पास आएगा mv² और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा m, तो ये घूम फिर के आपके पास फॉर्मूला बन रहा है p² डिवाइडेड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है p² बाय 2m। यहाँ से जब आप रिलेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो रिलेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k अपॉन k आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स डेल्टा p बाय p माइनस डेल्टा m बाय m। देखिए ये 2 फैक्टर जो है इसमें आपने रिलेटिव एरर नहीं लेना, ये कांस्टेंट है, इसकी रिलेटिव एरर 0 हो जाएगी। p की पावर 2 दे रखी थी तो आपके पास आया 2 टाइम्स डेल्टा p बाय p माइनस डेल्टा m बाय m। अब ये आपके पास रिलेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई है। जनरली मास जो है हम उसे चेंज नहीं करते, हम मोमेंटम ही चेंज करते हैं। तो इफ द रिलेटिव चेंज इन मास इज गिवन टू अस एज 0, तो आपके पास सिंपली रिलेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो आ जाता है 2 टाइम्स द रिलेटिव चेंज इन मोमेंटम। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब आप यहाँ से निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है 2 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे बड़े सिंपल से क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी के आपसे पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। देखिए अगर
तो फॉर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बाय P इंटू 100, जो हम परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे डेल्टा K बाय K इंटू 100, ये आएगी 2 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम फॉलोइंग द अबव फॉर्मूला, राइट, फॉलोइंग दिस फॉर्मूला हेयर। तो अगर इसको फॉलो करते हैं हम, देखिए कहाँ तक हमें इसे फॉलो करना है। अगर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको 1% दे रखा है तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 2%। अगर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको 2% दे रखा है तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 4%। अगर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको 3% दे रखा है तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 6%। अगर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको 4% दे रखा है तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 8%। अब जब आप यहाँ पे 5% परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कर देते हैं तो एरर एनालिसिस आपसे कहता है कि ये परसेंटेज चेंज आपके पास आनी चाहिए 10%, जबकि असल में ये वैल्यू आती है 10.25%। ये हम डिस्कस करते हैं कैसे आती है वैल्यू, ये डिफरेंस क्यों आता है। और बियॉन्ड 2% हम एरर एनालिसिस को यूज़ नहीं करेंगे, बियॉन्ड 5% हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट वैलिड। अब ये वैलिड क्यों नहीं है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम इसे फर्दर फॉलो करते बियॉन्ड 5% से फॉर अ 10% चेंज इन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ये फॉर्मूला जो है परसेंटेज चेंज हमें कहता है कि 20% चेंज आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी में। अगर आप 20% चेंज करते इसे तो यहाँ पे 40% आना चाहिए। फॉर 30% चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 60% चेंज आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी में। एंड फॉर 40% चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 80% चेंज आना चाहिए। फॉर 50% चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 100% चेंज आना चाहिए। और फॉर 100% चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 200% चेंज आना चाहिए। बट ऑल दीज वैल्यूज वी शैल नाउ प्रूव कि दीज वैल्यूज दे आर नॉट करेक्ट। हाउ, लेट्स स्टडी। अब यूजिंग कन्वेंशनल मेथड लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो फॉर्मूला डेल्टा K बाई K इंटू 100 है, इससे हमारे पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, और ये जो नीचे K लिखा है ये आपके पास है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मल्टीप्लाई दिस बाय 100। ये आपके पास फर्दर आती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू आप लिखेंगे P फाइनल स्क्वायर अपॉन 2m माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू आएगी P आई स्क्वायर अपॉन 2m, और आप इसे डिवाइड कर देंगे बाय P आई स्क्वायर बाय 2m और मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को विद 100। तो ध्यान रखिएगा ये 2m जो है डिनोमिनेटर में ये कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आके ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये वैल्यू आएगी इक्वल टू P फाइनल स्क्वायर अपॉन P इनिशियल स्क्वायर माइनस P इनिशियल स्क्वायर अपॉन P इनिशियल स्क्वायर आपके पास आएगा 1 दिस इंटू 100, राइट। तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा फॉर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। और ये हमारे पास कन्वेंशनल मेथड से आया है कि डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 इज दिस वैल्यू। When we go on using this formula for these percentages, तो अगर आप देखिए for फाइनल मोमेंटम जो हम कैलकुलेट करते हैं, आप लिख सकते हैं इसे इनिशियल मोमेंटम प्लस द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, इजंट इट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल इनिशियल मोमेंटम प्लस द परसेंटेज चेंज
इन इनिशियल मोमेंटम। तो फॉर 10% चेंज पी फाइनल आपके पास कितना आता है, ये आता है पी इनिशियल प्लस 10/100 ऑफ पी इनिशियल, तो ये वैल्यू आपके पास आती है 1.1 पी इनिशियल। फॉर 20% चेंज इन मोमेंटम आपके पास पी फाइनल इसी को फॉलो करके आ जाएगा 1.2 पी आई। फॉर 30% चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आपके पास आ जाता है 1.3 पी आई। फॉर 40% चेंज इन मोमेंटम आपके पास फाइनल मोमेंटम आता है 1.4 पी आई। फॉर 50% चेंज इन मोमेंटम आपके पास फाइनल मोमेंटम आता है 1.5 पी आई। एंड फॉर 100% चेंज इन मोमेंटम आपके पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, देखिए पी आई प्लस 100/100 पी आई, जो अब यहाँ पे करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2 पी आई। तो ये फाइनल मोमेंटा की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं फॉर डिफरेंट परसेंटेज चेंजेस इन मोमेंटम। अगर आप यही फॉर्मूले में इन वैल्यूज को फिल करें तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। सो फॉर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, फॉर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम से 10%, जब आप परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा पी फाइनल आपके पास फॉर 10% कितना आ रहा है 1.1 पी आई, तो यहाँ पे फिल कर दें इस फॉर्मूले में, ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.1 पी आई अपॉन पी आई, दोनों का कर दें स्क्वायर, इसमें से माइनस करें 1 को और फिर इस टोटल को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू सॉल्व करने में देखिए पी आई से पी आई कैंसिल होगा, 1.1 का स्क्वायर हो गया 1.21 माइनस 1 इंटू 100, जब आप करते हैं तो आपके पास आता है 0.21 इंटू 100, दैट इज 21%। सो फॉर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम 10%, आपके पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई 21%, जबकि यहाँ पे वैल्यू आ रही थी एरर एनालिसिस के मेथड से 20%। सो 1% का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली जब आप 20% चेंज इन मोमेंटम करते हैं तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है जब आप फिल करेंगे आएगा 1.2 पी आई अपॉन पी आई होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 1.44 माइनस 1 इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 44%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 44% आपके पास आ रहा है। इसी तरह से जब आप 30% के लिए कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 69%। देखिए यहाँ पे थी 60%, यहाँ पे आ रही है 69%, 9% का फ़र्क है। अगर आप 40% के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 96% ऑन दी सेम लाइंस। आपको 1.4 फिल करना है इंस्टेड ऑफ 1.2 और आपके पास वैल्यू आएगी 96%, जबकि यहाँ पे एरर एनालिसिस का मेथड आपको 80% बता रहा था, तो 16% का डिफरेंस है। अगर आप 50% चेंज इन मोमेंटम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है 1.5 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, उसमें से 1 माइनस होगा तो आपके पास आएगा 1.25 और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 125%, जबकि एरर एनालिसिस का मेथड सिर्फ 100% चेंज बता रहा था काइनेटिक एनर्जी में और असल में ये आ रहा है 125%। अब अगर आप 100% चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 100% चेंज के लिए ये वैल्यू आएगी, फाइनल मोमेंटम आपके पास आएगा 2 पी आई, तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 300%, तो पूरा 100% का डिफरेंस आएगा एज कम्पेयर टू एरर एनालिसिस एंड कन्वेंशनल मेथड। एक्चुअली जब आप लेस देन 5% पे कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करते हैं तो ये सभी वैल्यूज कोइंसाइड करती हैं, बट फॉर 5% चेंज आपके पास वैल्यू 10.25% आती है यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज कैलकुलेट जब आप कर रहे हैं फॉर अ गिवन चेंज इन मोमेंटम, गिवन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम 5% तक जब होगा
सिर्फ तभी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डेल्टा के बाई के इंटू 100 इज 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला जो कन्वेंशनल मेथड से आपके पास आता है ये यूज़ करना है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में नहीं, ऐसे और भी प्रॉब्लम्स होंगे जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगी, तो उस केस में आपको कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करना होगा अगर परसेंटेज चेंजेस जो दे रखे हैं वो 5% से ज़्यादा के होंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑन एरर एनालिसिस। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स में सबसे पहली डिवाइस जो हम आज पढ़ेंगे वो है वर्नियर कैलिपर। तो डिस्कस करते हैं ये वर्नियर कैलिपर जो डिवाइस है ये कैसे काम करती है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। ये लेंथ मेजरिंग डिवाइस है वर्नियर कैलिपर, और ये 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर तक मेजर कर सकती है। इसका जो लीस्ट काउंट है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर होता है। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने स्केल्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर में दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक होता है इसका मेन स्केल और एक इसमें होता है वर्नियर स्केल। जो दोनों स्केल्स हैं इनमें मेन स्केल के डिविजन्स दूर दूर होते हैं और वर्नियर स्केल के डिविजन्स पास पास होते हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं, ये मान लीजिए कॉमन लाइन है मेजरमेंट की, तो इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे मेन स्केल है और नीचे की तरफ यहाँ पे वर्नियर स्केल है। और मार्किंग्स अगर आप देखें तो मेन स्केल की मार्किंग्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होंगी इस तरह से, और वर्नियर स्केल की मार्किंग्स एक दूसरे से थोड़ा पास पास होती हैं लाइक दिस। राइट, तो आप ध्यान से अगर देखें मेन स्केल के जो डिविजन्स हैं, ये सामने वाला ऊपर वाला स्केल जो है ये मेन स्केल है, नीचे वाला स्केल जो है ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल के डिविजन्स एक दूसरे से दूर दूर हैं और वर्नियर स्केल के डिविजन्स एक दूसरे के पास पास होते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जो वर्नियर स्केल होता है इसको स्लाइडेबल बनाते हैं। तो वर्नियर स्केल हियर दिस कैन स्लाइड, राइट, वर्नियर स्केल स्लाइड करता है ड्यूरिंग मेजरमेंट। और एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट में दोनों वर्नियर स्केल और मेन स्केल के डिविजन्स जो हैं उनकी जीरो वैल्यूज कोइंसाइड कर रही होती हैं। जो दोनों के जीरो वैल्यूज हैं, मेन स्केल की जीरो वैल्यू और वर्नियर स्केल की जीरो वैल्यू, ये एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट में पूरी तरह से कोइंसाइड करती हैं और हम इन्हें कोइंसाइड करवा के इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो चेक करते हैं आप इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैलकुलेट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट के जीरोस को पहले कोइंसाइड करवाते हैं, दोनों स्केल्स के जीरोस कोइंसाइड कर जाते हैं जब, फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी मेन स्केल डिवीजन जो है, से यहाँ पे ये mth मेन स्केल डिवीजन है, ये कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, से वीएथ वर्नियर स्केल डिवीजन है, इनके साथ कोइंसाइड कर गई। तो अगर mth मेन स्केल डिवीजन वीएथ वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर जाती है तो वी कैन से दैट हियर दीज आर m डिविजन्स ऑन द मेन स्केल और हियर दीज आर v डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ये लेंथ्स तो दोनों सेम ही है, बट m जो है वो डिविजन्स दूर दूर है और v डिविजन्स जो हैं ये पास पास है। तो वी कैन से दैट m मेन स्केल डिविजन्स दे कंटेन v वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो अगर हम ये कह सकते हैं तो यहाँ से हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, m जो है क्योंकि ये डिविजन्स बड़ी हैं तो m नंबर छोटा आएगा, v डिविजन्स छोटी हैं तो v नंबर बड़ा आएगा आपके पास। तो आपके पास वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ से जब आप वन वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे इस v को नीचे ले जाइए, आपके पास ये आएगा m अपॉन v मेन स्केल डिवीजन, राइट। अब जब हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल गया कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये मेन स्केल डिवीजन से छोटी होगी, m छोटा है और v बड़ा है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये वैल्यू लेस देन MSD आएगी। तो मेन स्केल डिवीजन
से वर्नियर स्केल डिवीजन छोटी आती है। और जब हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, ये आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो छोटी सी लेंथ आपको दिख रही है, ये छोटी सी लेंथ, देखिए ये मेन स्केल डिवीजन है, इसमें से अगर आप ये वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर देंगे तो ये जो छोटी सी लेंथ आ रही है, ये यही इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। आप मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दें तो आपके पास ये सबसे छोटी लेंथ है जो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। एंड दिस इज स्मॉल लेंथ, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर देते हैं। मेन स्केल डिवीजन में अब आप इस फॉर्मूले में वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू फिल करें तो 1 MSD माइनस ये आपके पास आ जाएगा M/V MSD। ये वैल्यू आप फिल कर दें वन वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए, आप इसे रीअरेंज करके लिखेंगे, आपके पास आएगा 1 माइनस M/V, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और कॉमन आ जाएगा आपके पास मेन स्केल डिवीजन। ऑलराइट, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ रहा है फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे M मेन स्केल डिविजन्स हैं और V वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे लेंगे यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। तो यूजिंग द वर्नियर कैलिपर हमने पहले ये समझा कि वर्नियर स्केल जो ये स्लाइडेबल होता है, तो जब हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं तो वर्नियर कैलिपर में लेंथ मेजर करने के लिए हम वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर लेंथ। तो मान लेते हैं कि हमने वर्नियर कैलिपर को स्लाइड कर दिया है बाय ए सर्टन लेंथ, से दिस लेंथ हेयर इज AB, जिसे हमने मेजर करना है। तो AB लेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ एक मार्किंग आ जाएगी, nth मार्किंग आ जाएगी ऑन द मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल। और मेन स्केल के अलावा जो वर्नियर स्केल है जिसे हमने स्लाइड कर रखा है, उसका जीरो जो है वो यहाँ टच कर रहा है, से दिस इज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। और इसके बाद जो वर्नियर स्केल है उसकी मार्किंग शुरू हो जाती है इस तरह से, दीज आर द मार्किंग्स ऑफ द वर्नियर स्केल लाइक दिस। ऑलराइट, तो फिर हम ये चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी मार्किंग है वर्नियर स्केल की जो एग्जैक्टली मैच कर जाती है विद द मेन स्केल। राइट, दिस सेकेंड स्केल हेयर, दिस वन इज द वर्नियर स्केल, और जो वर्नियर स्केल है हम देखते हैं उसमें कौन सी मार्किंग मेन स्केल से मैच कर जाती है। तो मान लेते हैं कि nth मार्किंग है वर्नियर स्केल की, जो कि किसी भी मेन स्केल रीडिंग से, ये डिपेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेन स्केल की कौन सी डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर गई। तो हम nth वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ऑलराइट, अब इस केस में nth वर्नियर स्केल डिवीजन वो वर्नियर स्केल डिवीजन है जो कि मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर गई, ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक मेन स्केल पे रीडिंग आ जाती है n और एक वर्नियर स्केल पे रीडिंग आ जाती है स्मॉल n। हम किसी भी मेजरमेंट को रिपोर्ट करते हैं एज कैपिटल M, विच इज द मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, प्लस स्मॉल n the nth वर्नियर स्केल डिवीजन which has coincided with the main scale division multiplied by the vernier constant or the least count. So using this formula we can calculate what is the length AB. This is measurement of AB. Alright friends, तो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर को यूज करके किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं। Moving to the second device. The second device is what we call as the screw gauge. और अब डिस्कस करते हैं हम सेकेंड डिवाइस को, दैट इज द स्क्रू गॉज, और रेदर वी से द स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज क्या होता है देखते हैं जरा। स्क्रू गेज जो है इसमें भी स्केल्स दो तरह के होते हैं। तो स्क्रू गॉज जो है उसमें दो तरह के स्केल्स होते हैं। सबसे पहला स्केल जो इसमें होता है वो होता है लीनियर स्केल। इस तरह से एक लीनियर स्केल होता है, और इस लीनियर स्केल के ऊपर हमारे पास एक सर्कुलर स्केल होता है लाइक दिस।
और ये सर्कुलर स्केल जो है ये स्लाइडेबल होता है। जो लीनियर स्केल होता है उस पर एक रेफरेंस लाइन होती है इस तरह से, और इस रेफरेंस लाइन के नीचे ग्रेजुएशंस होती हैं, मार्किंग्स होती हैं, लाइक दिस। सो वी हैव वन स्केल दैट इज द लीनियर स्केल and another scale on the screw gauge that is called as the circular scale, और जैसे जैसे ये सर्कुलर स्केल रोटेट करता है वैसे वैसे ये लीनियर स्केल के ऊपर मूव भी करता है। दिस सर्कुलर स्केल कैन स्लाइड, तो ये स्लाइड कर सकता है सर्कुलर स्केल जब आप इसे रोटेट करते हैं। सर्कुलर स्केल के ऊपर भी ग्रेजुएशंस होती हैं, इस तरह से मार्किंग्स होती हैं, लाइक दिस, राइट। और एक एक्यूरेट स्केल जो होता है उसमें ये सर्कुलर स्केल के ऊपर जो जीरो रीडिंग होती है और लीनियर स्केल की जीरो रीडिंग होती है, ये कोइंसाइड कर रही होती हैं इन एन एक्यूरेट स्केल, ऑलराइट। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द जीरो ऑफ द लीनियर स्केल जब हम शुरू करते हैं इसको घुमाना, सर्कुलर स्केल को घुमाना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा ये रेफरेंस लाइन लीनियर स्केल पे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसी को देख के हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग बताते हैं। दिस इज द रेफरेंस लाइन ऑन द लीनियर स्केल जो हमें हेल्प करती है टू टेक अ मेजरमेंट ऑन द सर्कुलर स्केल, ऑलराइट। अब इसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं पिच, और ये पिच क्या होता है? जब आप इस सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं तो ये आगे मूव करता है। जब आप इसे पूरा एक सर्कल घुमा देते हैं तो ये कितना आगे मूव करता है? दैट इज कॉल्ड एज पिच, राइट। तो अगर मैं पिच को P लिख रहा हूं यहां पे, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल when it is rotated by one circle। जब आप एक सर्कल पूरा कर देते हैं, इसका रोटेशन पूरा कर देते हैं, तो उस केस में जो ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है सर्कुलर स्केल, उसको कहते हैं पिच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? The least count of a screw gauge is simply given as the pitch divided by the number of divisions on the circular scale. Pitch divided by the number of divisions on circular scale. ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। इस सर्कुलर स्केल के ऊपर मार्किंग्स हैं, तो ये कितनी पिच आगे चला गया है फॉर अ यूनिट रोटेशन। जो ये यूनिट रोटेशन करता है, नंबर ऑफ डिवीजन, एक डिवीजन की रोटेशन पे ये कितना आगे जाता है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ऑलराइट। जब आप एक यूनिट सर्कुलर स्केल का घुमाते हैं, यहाँ पे रेफरेंस लाइन से इसको सिर्फ एक यूनिट से घुमाते हैं, तो ये कितना आगे जाता है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अब अगर हमें इसे यूज करके कोई मेजरमेंट करनी है तो हम उस मेजरमेंट को कैसे करते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। जब आप स्क्रू गेज को यूज करके मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते वक्त आपको एक तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज जो डिवाइस है इसमें लीनियर स्केल के साथ एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए ये इसका लीनियर स्केल है, इसके लीनियर स्केल के साथ आगे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह से जुड़ा होता है, लाइक दिस, और ये कुछ इस तरह से फिक्स्ड होता है यू शेप्ड स्ट्रक्चर कि जो लीनियर स्केल है ये स्लाइडेबल होता है थ्रू दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वायर है जिसका से हमने डायमीटर फाइंड करना था। सो से दिस इज द वायर, और हमने इस वायर का डायमीटर फाइंड करना है, और से कि जो इसका डायमीटर है वो है ए बी। ए जो है ये लीनियर स्केल का एंड है, और बी जो है ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका एंड है। तो हमें ये ए बी लेंथ फाइंड करनी है। तो ए बी लेंथ फाइंड करते वक्त हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है
आप जब इसे घुमाएंगे तो ये लीनियर स्केल अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और यहाँ पे टाइट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से ये सर्कुलर स्केल दिया हुआ है, वी हैव द सर्कुलर स्केल लाइक दिस, और आपने इसे रोटेट कर रखा है, और यहाँ पे ऑन द रेफरेंस लाइन वी हैव a certain graduation, the last graduation, say this is the nth graduation, this one here is the nth graduation जो क्रॉस किया हुआ है इस सर्कुलर स्केल ने, लास्ट ग्रेजुएशन ऑन द लीनियर स्केल, ऑलराइट, लीनियर स्केल की रीडिंग है ये, लास्ट रीडिंग, दिस इज द लीनियर स्केल रीडिंग। और जब आपने इसको पूरी तरह से यहाँ पे टाइट कर रखा है तो उस केस में रेफरेंस लाइन पे जो सर्कुलर स्केल है इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो मेजरमेंट है वो है nth। ये nth डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल पे वो रेफरेंस लाइन के ऊपर है, सो दिस इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो जब आपको ये दोनों पता चल जाते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन होती हैं बहुत सारी, तो आप लास्ट ग्रेजुएशन देखते हैं ऑन द लीनियर स्केल जो कि सर्कुलर स्केल ने क्रॉस कर रखी है, और उसके बाद आप देखते हैं nth ग्रेजुएशन ऑन द सर्कुलर स्केल। ये दो इंपॉर्टेंट होती हैं, और मेजरमेंट आप रिपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला n, दैट इज द लीनियर स्केल रीडिंग, प्लस स्मॉल n, दैट इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग, इनटू द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं फॉर दी स्क्रू गेज टू फाइंड आउट द मेजरमेंट, और ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द मेजरमेंट ऑफ अ लीनियर ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, राइट। तो इस तरह से ये दो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हम यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट। सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस, बहुत ध्यान से आपने इसे यूज करना है। दोनों में जनरली लीस्ट काउंट के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपसे मेजरमेंट के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको जनरल फार्मूला यूज करना आना चाहिए कि आप वहां पे फार्मूला यूज करके कैसे इसे इवेल्युएट करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये किसी भी मेजरमेंट में कौन से ऐसे फिगर्स हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, ये उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बाय डेफिनेशन significant figures in any measurement, the significant figures in any measurement, they are equal to all the certain digits plus the last uncertain digit। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। मान लीजिए कि हमारे पास एक मेजरमेंट है 1.534, ये एक मेजरमेंट है हमारे पास 1.534। तो इस मेजरमेंट को मान लेते हैं ये सेंटीमीटर्स में हमारे पास मेजरमेंट है। तो इस मेजरमेंट में हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा उसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा, वो रहा होगा 0.001 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हमने ये मेजरमेंट कर रखी होगी। तो डेफिनेटली इस मेजरमेंट में जो लीस्ट काउंट एरर होगी वो होगी प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो लास्ट डिजिट हमने मेजर की है यहाँ पे ये अनसर्टन है। हम सर्टनली नहीं कह सकते कि ये मेजरमेंट 1.534 है। हो सकता है ये मेजरमेंट जो है 1.533 रही हो एक्चुअल मेजरमेंट या ट्रू वैल्यू, या 1.535 रही हो। तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ऑफ द लीस्ट काउंट एरर इन दिस मेजरमेंट। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये जो पहली 3 डिजिट्स हैं, दीज आर सर्टन डिजिट्स। द फर्स्ट 3 डिजिट्स हियर, दीज आर सर्टन डिजिट्स, एंड द लास्ट वन हियर, दिस वन हियर इज द अनसर्टन डिजिट। दिस इज नॉट सर्टन, दिस इज अनसर्टन डिजिट। तो सम ऑफ ऑल द सर्टन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टन डिजिट ऑफ अ मेजरमेंट ये हमें देता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हैं 4। ऑलराइट, अब एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ये फाइनाइट होते हैं फॉर अ मेजरमेंट। अगर आप कोई मेजरमेंट करते हैं
तो you get finite number of significant figures. For measurement, the number of significant figures, they are finite. But for a count, जब आप काउंटिंग करते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल अ डजन, अब आप जब डजन लिखते हैं तो डजन इज 12, तो आप 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 12.0 इंटू 10⁻1, आप 12 को लिख सकते हैं 12.00 इंटू, सॉरी ये 10⁻0 था, इंटू 10⁻0। आप इसको जिस मर्जी फॉर्मेट में, जितने मर्जी डेसिमल प्लेसेस पीछे बढ़ा सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें फाइनाइट नहीं रहते। जब भी आपको कोई काउंट दिया होता है तो काउंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं इनफाइनाइट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ अ काउंट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपको काउंटिंग पूछ लेते हैं कि किसी काउंट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो किसी भी काउंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं। अब इतना समझने के बाद लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास रूल्स क्या क्या हैं टू डिटरमिन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरोस, जितने नॉन जीरो वैल्यूज होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे 54.37 इस तरह से कुछ मेजरमेंट दे रखी है, तो ये सभी नॉन जीरो वैल्यूज हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट में है 4। यू हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड, अब बारी आई जीरोस की। जब आपने नॉन जीरोस की बात कर ली, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। अब अगर हम बात करते हैं जीरोस की, तो जीरोस जो होते हैं ये सिग्निफिकेंट किन केसेस में होते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर जीरो जो है ये लाई कर रहा है बिटवीन टू नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जो दो पहले से सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके बीच में जब लाई करता है तब ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं 101.325, इसमें इस मेजरमेंट में 101.325 में ये जीरो बिटवीन दो 1 वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, तो इस वजह से इस जीरो को भी आप सिग्निफिकेंट मानेंगे। आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में आ जाएंगे 6। यू काउंटेड 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं इस मेजरमेंट में। और इसी तरह से अगर जीरोज ट्रेलिंग हो इन दी प्रेजेंस ऑफ डेसिमल, ट्रेलिंग होने चाहिए और डेसिमल प्रेजेंट होना चाहिए इन दी प्रेजेंस ऑफ डेसिमल। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ डेसिमल जब आप जीरोस लिखते हैं, जैसे मैं अगर लिख दूं 1.2300, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं डेसिमल प्रेजेंट था, तो डेसिमल की वजह से ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट में आएंगे 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट इज 5। इसी तरह से अगर आपको लिखा होता 1.020 इस तरह से, तो ये जीरो और ये जीरो दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये बिटवीन टू नॉन जीरो वैल्यूज आ रहा है और ये जो जीरो आ रहा है ये ट्रेलिंग जीरो है, तो आप 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको वैल्यू दी हो 10.00 इस तरह से मैंने एक वैल्यू दे दी है और ये एक मेजरमेंट है से सेंटीमीटर्स में, तो इस केस में देखिए ये जीरो जो है, ये जीरोज हैं दोनों, ये ट्रेलिंग जीरोज हैं और डेसिमल के बाद हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। और ये वाला जो जीरो है सेकंड जीरो, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में लाई कर रहा है, इट इज लाइंग बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो आपके पास तीनों जीरोस जो यहाँ पे हैं ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे इस केस में। तो नंबर जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में होंगे 4। अब बात करते हैं कि जीरोस इनसिग्निफिकेंट कब होते हैं। व्हेन डू वी नॉट ट्रीट द जीरोस सिग्निफिकेंट, व्हेन आर दे इनसिग्निफिकेंट। जीरो जो हैं जब दे आर ट्रेलिंग बट डेसिमल प्रेजेंट ना हो, the zeros they are trailing but decimal is absent,
तो ये जीरो जो हैं ये इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ 2000 सेंटीमीटर, तो इसमें ये तीनों जीरोज, डेसिमल प्लेस नहीं लगा हुआ, तो ये तीनों जीरोज इनसिग्निफिकेंट हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप रिपोर्ट करेंगे 1। अगर आप लिखें 3400 सेंटीमीटर, तो इसमें ये दोनों ट्रेलिंग जीरोज जो हैं ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि कोई डेसिमल प्लेस नहीं लगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में, इस मेजरमेंट में हो जाएंगे 2। तो ट्रेलिंग जीरोज, अगर जीरोज ट्रेलिंग हैं और डेसिमल प्लेस नहीं पड़ा हुआ, तो वो जीरोज भी इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रीसीडिंग जीरोज होते हैं, प्रीसीडिंग जीरोज, राइट, दीज आर ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। यानी अगर आप लिखें 0 1 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप रिपोर्ट करेंगे 3, क्योंकि ये जो जीरो पहले पड़ा हुआ है ये इनसिग्निफिकेंट है। अगर आप लिखें 0.012, तो इसमें ये दोनों जीरोज प्रीसीडिंग हो गए हैं। अब चाहे डेसिमल प्लेस पड़ा है, बट ये दोनों प्रीसीडिंग जीरोज हैं, दे आर इनसिग्निफिकेंट। तो इस केस में भी आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे 2। अगर आपको दे रखा है 0.0340, तो इस केस में ये दोनों जो हैं जीरोज, ये प्रीसीडिंग जीरोज हैं, ये इनसिग्निफिकेंट हैं, बट ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो आप जब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में रिपोर्ट करेंगे, वो आपके पास आएगी 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में आएंगे 3। ऑलराइट, तो दीज आर द रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके बाद लेट्स डिस्कस द केस ऑफ राउंडिंग ऑफ these significant figures. The third part deals with the rounding of the significant digits or significant figures. Rounding off का मतलब होता है dropping the uncertain digit. It means dropping the uncertain digit. Whatever is the uncertain digit, we are going to drop it. तो जब आप अनसर्टन डिजिट को ड्रॉप करते हैं, देखते हैं उसके लिए क्या रूल्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले लेट्स मेक द स्मॉल टेबल कि अनसर्टन डिजिट जिसे हम ड्रॉप करने जा रहे हैं वो क्या है, और जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है उसका फेट क्या होता है जब आप अनसर्टन डिजिट को ड्रॉप करते हैं। Right? Let us discuss this. It's very simple. अगर हमें दे रखा है 1.537 और इसमें देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर दे आर 4, और हम इन्हें राउंड ऑफ करके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर में 3 बताना चाह रहे हैं। वी वांट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर। तो हमें जो ड्रॉप करना है वो लास्ट अनसर्टेन डिजिट ड्रॉप करना है 7, एंड दिस 7 हियर इज ग्रेटर देन 5। तो रूल ये कहता है कि जब अनसर्टेन डिजिट ग्रेटर देन 5 होता है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं बाय 1। सो दैट मीन्स जब आप इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.5। ये जो 3 है, ये 3 प्रीसीडिंग डिजिट है, ये आप इंक्रीज कर देंगे बाय 1, तो आपके पास आएगा 1.54। आपने 7 को ड्रॉप किया, 7 ग्रेटर देन 5 था, प्रीसीडिंग डिजिट आपने इंक्रीज कर दिया बाय 1। अगर अनसर्टेन डिजिट लेस देन 5 हो जाए तो आप प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज नहीं करते, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड ही रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसी में दिया होता 1.432, और इस केस में आप देखें यहाँ पे जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट है वो है 2, और इसमें अगर हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जाना चाह रहे हैं, तो इस केस में आप 2 को जब ड्रॉप करेंगे, 2 इज लेस देन 5, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है 3 वो अनचेंज्ड रहेगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.43। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ यू विल गेट 1.43, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर अनसर्टेन डिजिट इक्वल टू 5 हो जाए तो हम देखते हैं प्रीसीडिंग डिजिट जो है ये ऑड है या इवन है।
अगर ये ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है इसे हम इंक्रीज कर देते हैं बाय 1, और अगर ये इवन है तो हम इसे अनचेंज्ड ही रहने देते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपको दिया हो 1.45 इस तरह से एक एग्जांपल दे रखा है, यहां आपको दे रखा है 1.465। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे 1.455 तो ड्रॉप करना है आपने 5 को, जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। अब इसका प्रीसीडिंग डिजिट आप देखें वो आपके पास है ऑड, दैट इज 5। तो आप जब इस 5 को ड्रॉप करेंगे प्रीसीडिंग डिजिट को आप इंक्रीज कर देंगे बाय 1 बिकॉज इट वाज ऑड, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.46। यहां पे जब आप 5 दूसरे वैल्यू में आप 5 को ड्रॉप करेंगे तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है, तो जब आप इवन वैल्यू को ड्रॉप करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.46। आप इसे अनचेंज्ड रहने देंगे, राइट। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो इक्वल टू 5 ऑफ अनसर्टेन डिजिट के लिए हम यूज करते हैं, एक्सप्लेन करती हैं ये दो एग्जांपल्स। तो अनसर्टेन डिजिट अगर 5 है तो आपको प्रीसीडिंग डिजिट चेक करना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन है। सो दिस इज हाउ यू राउंड ऑफ दी वैल्यूज। अब राउंडिंग ऑफ में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि मान लीजिए मैं आपको एक डिजिट देता हूँ 2345.63। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और मैं इसे राउंड ऑफ करना चाह रहा हूं टू से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, कैसे राउंड ऑफ करेंगे, आपको एक एक करके इनकी वैल्यूज को ड्रॉप करना पड़ेगा अनसर्टेन डिजिट्स को। जब आप 3 को ड्रॉप करेंगे तो देखिए पिछले वाला जो है वो 6 है एंड 3 इज लेस देन 5, तो इसको जब आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाएंगे तो आपका आंसर होगा 2345.6। आपने 3 को ड्रॉप किया, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा बिकॉज 3 वाज लेस देन 5। अब आप जब 6 को ड्रॉप करेंगे तो 6 को ड्रॉप करते वक्त आपके पास प्रीसीडिंग डिजिट है 5, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 1। तो आपके पास जब आप 5 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आएंगे तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 2346। ये 6 क्यों हो गया? क्योंकि आपने जब 6 को ड्रॉप किया तो प्रीसीडिंग डिजिट जो था उसे आपको इंक्रीज करना है बाय 1 बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5। अब अगर आप देखिए अब ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आ गया है, आप डेसिमल प्लेस नहीं लगा सकते। अगर आपने लिख दिया 2346.0 तो यहाँ पे ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं यहाँ पे अभी भी 5 रहेंगे। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना, आपको डेसिमल प्लेस को ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। तो ये आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चला गया। अब जब आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 6 है। 6 को जब आप ड्रॉप करेंगे 6 इज ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट जो है, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1। तो जब आप वैल्यू लिखेंगे, आप वैल्यू लिखेंगे 235 और आप भूल जाएंगे कि आपको यहाँ 0 भी लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 0 लिखना है क्योंकि वैल्यू थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। वैल्यू सिस्टम में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो तो उतने ही रहेंगे ना। आप अगर मान लीजिए 2 3 4 6 को राउंड ऑफ करते हैं तो इसका मतलब ये, अगर आपने 6 को राउंड ऑफ किया तो इसकी वैल्यू नहीं जाएगी, वैल्यू इसकी जगह पे जो प्लेस है वो 0 रहेगा। आप इसको 235 नहीं लिखेंगे। अगर आपने इसे राउंड ऑफ कर दिया 235 तो ये गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे 0 प्लेस करना है। तो अभी भी आप देखें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 4 ही रहेंगे। इसके बाद आप 5 को ड्रॉप करें तो 5 जब आप ड्रॉप करेंगे तो 5 ड्रॉप करते वक्त पिछले वाला सिग्निफिकेंट फिगर देखें, पिछले वाला सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है, वो ऑड है। जो जब ऑड होता है, ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, तो आप उसे इंक्रीज कर देते हैं बाय 1। तो फाइनली आप आंसर लिखेंगे 2 4 और 5 की जगह पे आ जाएगा 0 0। So this is having now 2 significant figures. Sorry, this was previously having 3 significant figures. Now this is having 2 significant figures. तो आपने राउंड ऑफ कर दिया from 6 to 2 significant figures. इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको 0 कब इंट्रोड्यूस करना है। जब आप डेसिमल प्लेस के लेफ्ट पे चले गए हैं, आप किसी भी डिजिट को ड्रॉप करते हैं तो आपको उसकी जगह पे 0 प्लॉट करना है, 0 फिल करना है। ऑलराइट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द राउंडिंग ऑफ. Moving to the next part, that is called propagation.
बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, दी प्रोपेगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से प्रोपेगेट करते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर हम एडिशन इन्वॉल्व करें ऑफ टू वैल्यूज, तो एडिशन के दौरान मान लेते हैं, एग्जांपल करके चलते हैं, 1.576, इसमें आप ऐड कर रहे हैं 0.23। तो जब आप इसको ऐड करते हैं इसमें, तो ऐड करते वक्त आपके पास फाइनल आंसर जो आ रहा है ऐड करने में वो आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 0, ये यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 5 and 1 6 and 2 8 एंड यहाँ पे आ रहा है 1, तो 1.806 आ रहा है आंसर। बट फाइनल आंसर जो होता है इट शुड कंटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर इन द वैल्यू विच इज हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ड्यूरिंग एडिशन। तो एडिशन में 0.23 में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जो फाइनल आंसर है उसमें आप 6 को राउंड ऑफ करेंगे, जब 6 को राउंड ऑफ करेंगे प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, तो आप 6 इज ग्रेटर देन 5 इसे इंक्रीज बाय 1 करते हैं, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1.81। सो दिस इज द आंसर एंड नॉट दिस वन। तो फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू में है। ओके, द सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है 1.432 और इसमें हम 0.2 ऐड कर रहे हैं, तो फाइनली 0.2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास आंसर आता है इसको सब्ट्रैक्ट करने में 2 3 2 1। राइट, दिस इज द वैल्यू दैट वी गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट डायरेक्टली। बट फाइनल आंसर जो है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस आना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के दौरान जिस वैल्यू में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे वो थी 0.2 और इसमें एक ही डेसिमल प्लेस था। तो फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे जितने 0.2 में है, लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू में है। तो इसमें आपको फाइनल आंसर जब रिपोर्ट करना है, पहले आप 2 ड्रॉप करेंगे तो 3 अनचेंज रहेगा, फिर आप 3 ड्रॉप करेंगे तो 2 अनचेंज रहेगा, फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1.2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आगे चलते हैं। अगर आपको केस दे रखा है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, say we have the case of multiplication or division। तो मल्टीप्लिकेशन का पहले केस डिस्कस कर लेते हैं। say we are given the case of 1.372 and we are multiplying this by say 2.3। आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास होता है 3 into 2 6, 3 into 7 is 21, then 2 is carried, 3 into 3 is 9 and 2 is 11, 1 is carried, 3 into 1 is 3 and 1 4, then here you get 2 into 2 is 4, 2 into 7 is 14, 1 carried, 2 into 3 is 6 and 1 7, 2 into 1 is 2, and you end up getting 6 5 5 7 4 is 11, 1 carried, 2 and 1 is 3, and the total decimal places that we will put is 1 2 3 4 1 2 3 4। so the final answer we end up getting is 3.1556। वो इसमें रूल ये कहता है कि फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने लीस्ट वैल्यू में हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं जो आपने मल्टीप्लाई कर रखे हैं उसमें 2 हैं और इसमें है 4। तो फाइनल आंसर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही रखने हैं, क्योंकि यही रूल है कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन द फाइनल आंसर हैज द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द वैल्यू व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। तो 2.3 में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे। जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे 6 ड्रॉप करेंगे तो 5 6 बन जाएगा, फिर 3.156 आएगा आपके पास। अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आएगा 3.1। अब देखिए 6 को ड्रॉप करेंगे तो पिछला वाला फिर बढ़ जाएगा 16 हो जाएगा, 6 को ड्रॉप करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा 3.2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसका आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर आपको डिवीजन दे रखी हो,
से कोई भी दो नंबर्स दे देते हैं। हमारे पास एक नंबर है 1.438 और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं बाय से 2.1 से, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो आंसर आता है डिवाइड करते वो है 0.6847 अप्रॉक्सीमेटली। बट जब आप डिवाइड भी करते हैं तो फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने लीस्ट वैल्यू डिवाइडेड में है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू में है जो डिवाइड कर रहे हैं। तो 2.1 में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, तो इसमें भी फाइनली आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होने चाहिए। तो आपके पास फाइनल आंसर जो है ड्रॉप करते हुए 7 को ड्रॉप करेंगे, 4 बन जाएगा 5 को ड्रॉप करेंगे, प्रीवियस डिजिट इवन है वो अनचेंज रहेगी, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 0.68। राइट, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आपको याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान आप फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान आप फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं। राइट, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं बाय अ प्योर नंबर, बाय अ नंबर और ए कांस्टेंट, किसी नंबर और कांस्टेंट में हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। किसी प्योर नंबर में जो कि एक काउंट है और किसी कांस्टेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम हमेशा इनफाइनाइट लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 358, ये एक वैल्यू है और आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज से 358 इज हैविंग सर्टेन यूनिट्स, दिस इज इन सेंटीमीटर्स, और आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अ प्योर नंबर एंड दैट प्योर नंबर इज से 3। दिस इज अ काउंट। आप 3 बार इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनफाइनाइट और इस वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है मल्टीप्लिकेशन में वो है 3। इस केस में एक में इनफाइनाइट है, दूसरे में 3 है, तो फाइनल आंसर में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर आता है 1074। और जब आप देखें अब इसमें हमें फाइनल आंसर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं 3। तो जब आप 3 रखेंगे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपके पास वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 10। देखिए 4 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो प्रीवियस डिजिट 4 इज लेस देन 5, तो प्रीवियस डिजिट विल बी लेफ्ट अनचेंज, तो आपके पास आएगा 1070 सेंटीमीटर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो आपको ये फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मे बी डिविजन बाय अ प्योर नंबर। इसका एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए किसी सर्कल का रेडियस दे रखा है, द सर्कल रेडियस इज गिवन एंड से दैट रेडियस इज 0.1 सेंटीमीटर एंड यू आर आस्क्ड कि इस सर्कल का एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो आप जब इसका एरिया सॉल्व करते हैं तो एरिया सॉल्व करते वक्त आपके पास फॉर्मूला है एरिया का पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप फिल करते हैं 3.14 और आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 0.1 स्क्वायर और फाइनली जब इसका आंसर आप निकालते हैं तो ये आपके पास आता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। तो ये आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है, आंसर आता है 0.0314 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया दैट यू एंड अप गेटिंग। बट जब आपको इसको रिपोर्ट करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो रेडियस आया था वो था 0.1, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर थी इसमें, और यहाँ पे आपके पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखने में लग रहा है 3 है बट ये कांस्टेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लेंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू लिखेंगे इस पर्टिकुलर आंसर की, तो आपको फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं जो कि हैं 1। तो फाइनली जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जब आप इसे राउंड ऑफ करते हैं, 4 को राउंड ऑफ करते हैं, ड्रॉप करते हैं तो प्रीवियस डिजिट अनचेंज रहती है, 1 को ड्रॉप करते हैं तो प्रीवियस डिजिट अनचेंज रहती है। फाइनल आंसर आपके पास आता है 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नॉट 0.0314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर जब आप रिपोर्ट करें तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को जरूर फॉलो करें, ऑलराइट। और कांस्टेंट में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमेशा इनफाइनाइट लेके चलिए, चाहे आप इसे 22/7 करके लिखें, चाहे आप 3.14 करके यूज करें, पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जब आप इसमें यूज करेंगे तो वो इनफाइनाइट आप यूज करेंगे, ऑलराइट। सो ये था पार्ट डीलिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो विद दिस द फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वो हमने खत्म कर लिया है, जो कि हमें जेई के लिए प्रिपेयर करना था।